Hello everyone, welcome to Tally Expert Academy. Myself Alpna. I take classes in institute, colleges and corporate. In last video we have discussed this basic of accounting जिसमें हमने इसकी definition को पढ़ा. उसके बाद हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग के टर्म, फिर हमने डिस्कस किया बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और फिर हमने डिस्कस किया सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग. अगर आज की इस वीडियो में कोई नए यूजर हैं तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और इस टॉपिक को समझ सकते हैं. तो ये हमने लास्ट की वीडियो के अंदर कवर कर लिया था. आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इसके बारे में पढ़ेंगे. आज की क्लास को शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेरी आई है स्टूडेंट्स की. दे हैव अ डाउट इन एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो मैं पहले उसका आंसर दे देती हूँ. बच्चों, एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक सेपरेट यूनिट. बिजनेस के अंदर ये बताया गया है कि अकाउंटिंग में ये बताया गया है कि बिजनेस और उसका ओनर, उसका मालिक, जिसका वो बिजनेस है, दोनों के दोनों अलग हैं, सेपरेट एंटिटी है. इसका मतलब दोनों के काम की रिकॉर्डिंग आप अलग अलग करेंगे. बिजनेस के अंदर पर्सनल की रिकॉर्डिंग नहीं होगी और पर्सनल की बुक्स के अंदर बिजनेस की रिकॉर्डिंग नहीं होगी. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि मैंने अपनी कंपनी के अंदर एक गाड़ी परचेज करी, एक कार परचेज करी. किसके पर्पस के लिए? बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदी है, जिसको मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगी. तो इसकी एंट्री मैं अपनी बिजनेस की बुक्स में डालूंगी. बट अगर मैंने एक गाड़ी परचेज करी है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस गाड़ी की एंट्री जो डालूंगी वो मैं अपने बिजनेस की बुक्स के अंदर नहीं डाल सकती. दिस इज कॉल्ड एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ओनर और बिजनेस दोनों के दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, एक सेपरेट अलग अलग यूनिट है. ठीक है, तो दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जो होगी वो अलग अलग होगी. चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए हम आगे चलते हैं. हमने यहाँ पर देखा, इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है टाइप ऑफ ग्रुप. अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 4 तरीके के ग्रुप हैं: असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस. अब हमको ये समझना है इन चारों ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. जैसे कि आपको ऊपर ये नजर आ रहा है असेट्स और लायबिलिटी, ये दोनों के दोनों हमारे बैलेंस शीट के अंदर आते हैं. और नीचे इनकम और एक्सपेंस, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं. असेट्स को हम कहते हैं संपत्ति. असेट्स हमारी बैलेंस शीट के अंदर आती है. असेट्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स. फिक्स असेट्स जो आप अपने बिजनेस के अंदर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी आए, कोई क्राइसिस आता है, तो आप इन फिक्स असेट्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. पर पहली कंडीशन, आप अपने बिजनेस के अंदर इसको 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए यूज करेंगे. जैसे कि आपके पास स्टार्टिंग में इसमें आ रहा है, हमारे पास है गुडविल, कॉपीराइट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल. हम कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो हमारे माइंड के अंदर पहले से आइडिया होता है कि आप उसको 3 से 4 साल के लिए आराम से खरीदेंगे. इवन अगर आप घर में एसी भी परचेज करते हो तो हमको पता होता है कि 3 से 4 साल तो उसको सर्विस कराने की कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद ही आप इसका जो सर्विस पीरियड है वो आपका मोर देन 5 ईयर है. तो इसी तरीके से ये हमारे पास सारे फिक्स असेट्स है. ऊपर आपके पास 2 चीजें आ रही है. गुडविल. गुडविल मीन्स होता है कंपनी का नेम एंड फेम. आपको मार्केट के अंदर कितना पहचाना जाता है. अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है तो उस कंपनी के अंदर अगर मैं उसको सेल करती हूँ उस कंपनी को, तो मुझे उसके ज्यादा रेट मिलेंगे कंपैरिजन टू अदर. ये आपके पास आता है कॉपीराइट. मैंने कहा आपने किसी भी चीज को में अपने कॉपीराइट अगर आपने ले लिया, मैंने कोई बुक पब्लिश करी, वो उसमें मेरा कॉपीराइट है, तो अगर कोई और उसको पब्लिश करता है तो उससे मुझे रॉयल्टी मिलती है. इट विल ऑल्सो कम अंडर द फिक्स असेट्स. चलिए अब चलते हैं हम करंट असेट्स में. करंट असेट्स वो होते हैं जो आप 1 साल के अंदर यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे. फिक्स असेट जो हम 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं और उसके बाद चाहे तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. करंट एसेट्स जो आप 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपने फाइनेंशियल के ईयर के अंदर ही. इसके अंदर आता है हमारे पास कैश इन हैंड, वो कैश जो आपके पास पड़ा है. कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस. फिर हमारे पास आता है सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स मीन्स वो आपके कौन? देनदार. ऐसी कंपनीज जिसने आपको पैसा देना है. तो कौन सी कंपनीज देती हैं? मैंने किसी दूसरी पार्टी को XYZ को माल सेल किया उधार में, कितने का? 1 लाख का. तो XYZ ने क्या करना है? मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी है. अब अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी? XYZ को एक रिमाइंडर दूंगी कि मुझे मेरे पैसे दो. XYZ मुझे पैसे दे देगा. तो मैंने क्या करना है? 1 साल के अंदर अंदर इस सन्ड्री डेटर को कैश में कन्वर्ट कर देना है.
फिर हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करी, और मैंने कोई एफडी में कर दिया, किसी भी शॉर्ट टर्म में आपने किसी को आपने लोन दे दिया, आपको जरूरत है, आप अपना पैसा वापस मांग सकते हो, दैट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स बचा हुआ माल। मेरे पास माल बचा हुआ है, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, उस माल को बेच दो, तो बेच देंगे, हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बिल्स रिसीवेबल। किसी भी पार्टी से जो भी आपको पैसा रिसीव करना है किसी भी तरीके का, दैट विल कम अंडर योर करंट असेट्स। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर में, इस साल में हमने कहा अप्रैल से 31 मार्च तक मेरा फाइनेंशियल ईयर है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसी साल के खर्चे आएंगे। अगर इस साल में मान लीजिए मैंने अगले वाले साल का 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर का कुछ पेमेंट कर दी है, मान लीजिए क्या करा है मैंने, मेरी कोई एलआईसी थी, एलआईसी मैंने इस साल की तो पे कर दी है, इसके अलावा मैंने आगे के आने वाले साल की भी पेमेंट कर दी है, एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो वो जो एडवांस की पेमेंट है दैट इज माय प्रीपेड एक्सपेंस। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं कहीं पर रेंट में रहती हूँ, तो मैंने क्या करा, मेरे पास मैंने आगे के आने वाले अप्रैल के महीने में ही मैंने आगे आने वाले 6 महीने का रेंट पे कर दिया, एंड द एंड ऑफ दिस अप्रैल मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे इस प्रॉपर्टी को छोड़ना है, मुझे कहीं और शिफ्ट होना है किसी भी रीजन से, तो आपने लैंडलॉर्ड को इंटीमेट कर दिया, तो आपको केवल रेंट जो पे करना है वो अप्रैल का पे करना है। मई के बाद आपने 6 मंथ का जो भी रेंट पे करा है, इट विल कम अंडर द प्रीपेड एक्सपेंस, लैंडलॉर्ड आपको वापस करेगा। तो प्रीपेड, अगर आपने एडवांस में खर्चों को पे करा है तो आप उसे चाहें, आपको जरूरत है तो आप उसको इन कैश कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। ये हमने पढ़ ली संपत्ति। इन सब सिचुएशन में कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं अगला है हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स जब आपकी कंपनी को पे करना है, असेट्स में आपके पास आ रहा था, अब आपको पे करना है। पहले हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल में आपने पढ़ लिया क्या, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मी एंड माई बिजनेस बोथ आर सेपरेट। अगर बोथ आर सेपरेट, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो कंपनी ने क्या करना है, मुझे मेरा पैसा वापस करना है, टोटल कैपिटल। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, हमने बैंक से लोन लिया है कंपनी ने, तो कंपनी को बैंक का लोन पे करना है, लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर, कंपनी ने किसी पार्टी से माल खरीदा है तो उस पार्टी को पैसा पे करना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिटर के अंदर आ गया, लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, किसी को भी किसी भी चीज का पेमेंट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट के अंदर आपको एक फैसिलिटी मिलती है बैंक ओवरड्राफ्ट की, जिसमें बैंक आपके बिहाफ में पेमेंट कर देता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सेविंग अकाउंट में हमको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें बैंक हमारे बिहाफ में पहले पेमेंट कर देता है, फिर हमारे पास स्टेटमेंट आती है और हम पेमेंट करते हैं, तो दिस विल कम अंडर द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपकी कंपनी की लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन, आपने किसी पर्सन से लोन लिया है तो वो आपको पे करना है, ऑल्सो लाइबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने अभी माल सेल नहीं करा, जब मैं अगर किसी माल को सेल कर देती हूँ तो वो मेरी इनकम के अंदर काउंट होता है। मैंने अभी माल सेल नहीं करा पर मेरे पास एडवांस में इनकम आ गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डील कैंसिल हो जाए। तो जब तक आप सेल नहीं करते हैं, वो एडवांस की अमाउंट आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, दो तरीके के हैं। देखिए, ये हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एक हमने कहा डायरेक्ट खर्चे मीन्स जो आपकी कंपनी से रिलेटेड है, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट है। तो हमने कहा ऐसे खर्चे जो परचेज से रिलेटेड है, मीन्स अगर आप परचेज कर रहे हैं और आप इन खर्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो आपका आप परचेज कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ सामान परचेज किया, मैंने कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर परचेज कर, तो ऑब्वियसली मार्केट से उसको आप अपने वहां तक लेके आएंगे, गोडाउन तक, तो वो जो चार्जेस हैं दैट इज योर कार्टेज चार्जेस। आपकी फैक्ट्री, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास फैक्ट्री भी होगी, उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेंट। आप कोई सामान बाहर से लेके आ रहे हैं तो वहां की कस्टम ड्यूटी, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। जो आपका गोडाउन है वहां का वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पावर, गैस, ऑयल, फैक्ट्री का रेंट, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमेशा परचेज से रिलेटेड होते हैं, ये ध्यान में रखिए। अब हमारे पास आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो सेल से रिलेटेड हैं। कभी भी मुझे अपने बिजनेस के अंदर अगर खर्चों को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कभी भी कम नहीं कर सकते। मैंने कहा कार्टेज हम तो पे नहीं करेंगे, अब मैंने कंप्यूटर परचेज करे तो आप कैसे लेके आएंगे? कंप्यूटर आपको मार्केट से अपने गोडाउन तक लेके आना है, तो ऑब्वियसली आपको कार्टेज को आपको पे करना पड़ेगा, और वो जो कार्टेज है वो आपकी कंप्यूटर की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। मीन्स वो मुझे जब भी मैं सेल करूंगी, सेल करते हुए
मुझे सेलिंग प्राइस जब भी डिसाइड करना है उसमें मैं वो कंप्यूटर की कॉस्ट प्लस कार्टेज उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके सेल करूंगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो हमारे शोरूम से रिलेटेड होते हैं, सेल से रिलेटेड होते हैं, तो आप इन्हें चाहें तो कम कर सकते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, ऑफिस लाइट, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेप्स मीन्स आपने माल सेल किया था, बैड डेप्स होता है आपका ऐसा नुकसान, मेरी कंपनी ने एक्स वाई जेड को माल सेल करा 1 लाख का, 1 लाख की अमाउंट मुझे एक्स वाई जेड से लेनी है, एक्स वाई जेड ने उसमें से 70,000 तो मुझे पे कर दिए, मैं बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, उसने मुझे 30,000 पे नहीं करे, तो इस साल का नुकसान 30,000 मेरा एक नुकसान, ऐसा पैसा जो डूब गया, इट विल कम अंडर योर बैड डेप्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस। आपने जनरली देखा होगा जब हमारे पास सीजन के लास्ट में सेल होती है तो किसी भी आप शॉपिंग मॉल में चले जाइए, शॉप में चले जाइए, आपको बहुत सारे सेल्समैन नजर आते हैं जब आपके पास सीजन है, और आपके पास अगर ऑफ सीजन है तो आपको एक ही पर्सन नजर आता है और वही पर्सन सारी चीजों को हैंडल कर रहा होता है, तो इस रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब अगला हमारे पास आता है इनकम। सेम खर्चों की तरह इनकम भी आपके दो पार्ट में होती है, एक आपके आगे डायरेक्ट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपने अपनी कंपनी को शुरू करा, आपने बिजनेस को रजिस्टर करवाया, आपको उस समय रजिस्टर करवाते हुए बताना पड़ता है कि आप किस चीज में डील करेंगे। मेरी कंपनी कंप्यूटर को खरीदती है, बेचती है, तो मेरी मेन डायरेक्ट इनकम इज कंप्यूटर। कंप्यूटर से मुझे जो भी इनकम होगी इट विल कम अंडर द सेल, तो मेरी मेन इनकम होगी डायरेक्ट इनकम कंप्यूटर। इनडायरेक्ट इनकम, इस कंप्यूटर को सेल करने के अलावा, सेल करने से मुझे जो भी इनकम हुई उससे मैंने कंपनी के नाम की एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, तो वहां से जो मुझे इनकम मिल रही है दैट इज माय इनडायरेक्ट। अपने बिजनेस के अलावा जो दूसरी आपको इनकम मिल रही है वो इनडायरेक्ट इनकम, जैसे रेंट रिसीव हुआ। मैं कंप्यूटर के अलावा एक एजेंट का काम भी करती हूँ, उस बेस में मुझे पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, उस बेस में मुझे कमीशन रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मेरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किसी पार्टी ने पेमेंट नहीं करी थी, पर अगले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं करी थी पर इस साल में उस पार्टी ने मुझे पेमेंट कर दी है, तो ये बैड डेब्ट्स भी आपको रिकवर हुए, क्योंकि ये क्या है, मेरे इस साल के नहीं है, ये मेरे पिछले साल के हैं, तो इट विल कम अंडर योर इनडायरेक्ट इनकम। तो ऐसी इनकम जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो आपके आएगी डायरेक्ट इनकम के अंदर। ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चारों स्टेप हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, जैसे मैंने इसमें आपको पहले सबसे पहले डिस्कस किया था। अब हमको ये पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो गाइस आज आपको इन चीजों को पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि टाइप ऑफ ग्रुप जैसे मैंने पहले बताया था, ये चारों ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये नेम आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बस इतनी सी चीज पता है तो इसी के बेस में आप आगे की ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो अगली क्लास में डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। हम एक एक्टिविटी करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे, हम गोल्डन रूल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा मैनुअल अकाउंटिंग का जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप डाल सकते हैं। तो आज का ये सेशन, अगले का मैंने आपको बता दिया कि हम गोल्डन रूल पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और अकाउंटिंग की इक्वेशन को पढ़ेंगे। So guys, thank you so much for watching videos. Please like it and subscribe it.